हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। देखो, ऐसा है कि दोनों ही समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। ऐसी कोई टर्म यूज़ नहीं करूँगी कि जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होने का मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों ही हिंदी वाली भी टर्म यूज़ करूँगी और इंग्लिश वाली भी जो है टर्म यूज़ करूँगी। तो जो है स्लाइड देख के ये मत करना कि भाई ये तो इंग्लिश में है, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। एक बार स्टार्ट करके देखो, पढ़ के देखो, नहीं समझ में आता तो बीच में छोड़ देना, ठीक है। समझ में आने की गारंटी मेरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम बेल्जियम मॉडल देखेंगे कि क्या है ये बेल्जियम मॉडल है क्या। तो हमारा टारगेट क्या है, 90+ मार्क्स लाने का। तो सारे बोलो 90+ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन में आते हैं पावर शेयरिंग का, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। देखो, आपका जो है सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसमें हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। लोक मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, है ना। लोक मतलब क्या होता है, लोग होते हैं। तंत्र मतलब कि लोगों का देश, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो रूलिंग जो होते हैं वो कौन होते हैं, लोग होते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें लोग जो होते हैं ना वो मेन होते हैं, ठीक है ना। वो रूल करते हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार आती है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज हेल्ड बाय द पीपल इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, पावर किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में, ठीक है ना। जनता के हाथ में पावर होती है। इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं और फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव आगे उनके लिए काम करता है, उनके लिए लॉज भी बनाता है, उनके लिए नई नई योजनाएं भी बनाता है। तो इस तरीके से व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल इधर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है ना। क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं। तो पावर शेयरिंग की जब बात करते हैं तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट अगर मेनली किया जाए तो कैसे किया जाता है, एक तो वर्टिकल तरीके से किया जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल तरीके से किया जाएगा। वर्टिकल तरीके में सबसे पहले क्या आता है, सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल। मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास, फिर स्टेट के पास, और फिर ये दोनों मिलकर के अपनी पावर किसको देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर देते हैं, कुछ अथॉरिटी देते हैं। पावर देने का मतलब क्या है, पावर देने का मतलब ये कि कुछ फैसलों में ये सब लोग इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कुछ पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यानी कि जवाबदेही की बात करते हैं कि स्टेट सेंटर के लिए कोई जवाबदेह नहीं है, आंसरेबल नहीं है, और लोकल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सेंटर के लिए जो है वो आंसरेबल नहीं है। ऐसे ही क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के लिए नहीं है। मतलब कि अब इनकी पावर क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपनी पावर अपनी अथॉरिटी हो जाएगी। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, राइट। सबसे ज्यादा पावर इसमें स्टेट की सेंटर की होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब सेंटर में हमारे देश में कौन है, बीजेपी है, ठीक है। और स्टेट्स में क्या है, अलग अलग तरह की सरकार है। कैसे है कि हरियाणा में अलग, हरियाणा में क्या है, गठबंधन है। अब आपको पता होना चाहिए कि गठबंधन क्या होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेट्स में या तो एक ही इंडिपेंडेंट पार्टी होगी जो मेजोरिटी से जीती होगी, या फिर कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं जिनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले होते हैं, तो वो जो है मिल करके सरकार चलाते हैं। अगर आपको किसी स्टेट के बारे में ये पता है कि उस स्टेट में गठबंधन की सरकार है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें क्या है, गठबंधन वाली सरकार है, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट में आपकी पंचायतें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेजिस्लेटिव होता है, विधायिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका होती है। लेजिस्लेटिव क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और
क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है, न्यायपालिका होती है। तो इन तीनों में क्या है, पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के काम को देखते हैं और बैलेंस करते हैं। जैसे कि जो है लेजिस्लेटिव का विधायिका का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो कि लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है ना, वो जो लॉ बने हैं वो मेक श्योर करती है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जुडिशियल सिस्टम क्या करती है कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, या फिर हम कहते हैं कि अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट दिलाती है। तो जुडिशियल का क्या काम है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, वो जो कानून बने हैं लोगों के लिए वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो देखना। और लेजिस्लेटिव का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, लॉ को बनाना, ठीक है। अब आ जाते हैं बेल्जियम मॉडल पे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे। तो पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों जरूरी होता है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पावर है। किसके, लोगों के हाथ में पावर है, लोगों के पास पावर है, ठीक है। अगर हम लोगों से पावर शेयर ही नहीं करेंगे तो क्या है, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी ना। देखो डेमोक्रेसी का मतलब मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताया था कि जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। और अगर इसी जनता से हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। अब बहुत सारी जो कंट्रीज है वो ये कहती है कि हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, बहुत ही घमंड से कहती है, लेकिन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल चाइना, अब चाइना कहते हैं कि हम तो क्या वोटिंग सिस्टम है मेरे देश में, तो हम मेरे देश के तो लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो इस वोट डालने का मतलब ये नहीं होता हमेशा वोट डालने का। देखो एक क्वेश्चन आता है कि किसी कंट्री के अंदर वोटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, तो उस क्या है, उस देश के अंदर वोट डलते हैं, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, नहीं, जरूरी नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हर एक वो देश जो ये कहता है कि हम तो अपने सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दे रखे हैं और वो वोट डालते हैं, सिर्फ वोट डालने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग अपनी पसंद की सरकार चुने, ठीक है ना, लोगों की चलती है। यानी कि असली पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। जब लोगों को लगा कि ये वाली सरकार है काम नहीं कर रही है, हटाना है तो हटा देंगे, पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। तो जैसे चाइना है, पाकिस्तान, अभी ये इसमें भी क्या है, वोट तो डलते हैं ना भाई, वोटिंग तो है ही, होती है। तो अब वोटिंग होती है लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है, ना तो चाइना के लोगों के पास कोई ऑप्शन है, ना ही पाकिस्तान के लोगों के पास कोई ऑप्शन है कि वो अपनी पसंद की सरकार ले आए। पाकिस्तान में किसकी चलती है, मिलिट्री की चलती है। चाइना में की कम्युनिटी पार्टी जो है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी एक ही जो है पार्टी की चलती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। ये चाहे कितना ही हल्ला गुल्ला शोर मचा ले कि हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, आत्मा है डेमोक्रेसी की। पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब दो स्टोरी पढ़ेंगे हम, पावर शेयरिंग करने से क्या फायदे होते हैं और पावर शेयरिंग नहीं होती है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला स्टोरी है बेल्जियम की, ये आप फ्लैग देख लो, याद कर लो, ठीक है। और दूसरी स्टोरी है श्रीलंका की। तो श्रीलंका से मुझे याद आया श्रीलंका का फ्लैग देखने से कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके फ्लैग पे क्या है, एक वेपन है, क्या है, एक वेपन है। तो कौन सी कंट्री है, श्रीलंका है। ये देख रहे हो, ये क्या है, स्वॉर्ड है, ये क्या है, वेपन है। तो वो कंट्री कौन सी है जिसके फ्लैग पे वेपन है, वो है श्रीलंका, ठीक है ना। तो बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट व्हाट, ये दोनों स्टोरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, कि जो ये सत्ता की साझेदारी की डिमांड है, जो पावर शेयरिंग की डिमांड है, वो डेमोक्रेसीज कैसे हैंडल करती है। दूसरा नीड ऑफ पावर शेयरिंग, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों होती है। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देखो दो फॉर्म तो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, एक वर्टिकल फॉर्म पढ़ ली और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म पढ़ लिए, फिर बाद में भी हम एंड में भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो स्टोरी पढ़ेंगे, इन दो स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, अगर हो रही है पावर शेयरिंग तो उसके फायदे क्या है, कैसे अलग अलग डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग को हैंडल करती है। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया, सत्ता की साझेदारी को कैसे देखा, कैसे हैंडल किया, वैसे ही फिर हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ज़रूरत क्यों होती है, फिर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं, तो आगे में क्या है, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इसके एरिया क्या है, एरिया जो है बेल्जियम का हरियाणा से भी कम है।
बेल्जियम का जो एरिया है वो क्या है, ये बेल्जियम है। अगर आप देख सकते हो ना, बेल्जियम क्या है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। बेल्जियम जो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, जो किस किस से घिरी हुई है, जर्मनी से, ठीक है, लग्जमबर्ग हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, और नीदरलैंड भी तो था ना शायद, हाँ ये रहा नीदरलैंड, ठीक है ना। तो नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बेल्जियम की ज्योग्राफी जो है सिचुएशन बताओ क्या है। एक तो ये है कि हरियाणा से भी छोटा एरिया है इसका, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हरियाणा का एरिया कितना है, ठीक है। फिर दूसरा कि बेल्जियम किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ, ये हो गया, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है ना। 1 करोड़ तक की इसमें क्या है, पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी भी नहीं है, आधी भी नहीं है मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है। देखो आपके दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा का एरिया कितना है, सेकंड की हरियाणा में पॉपुलेशन कितनी है, ये आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। उसके बाद इट हैज़ बॉर्डर्स विद, ये मैंने आपको बता दिया, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और लग्जमबर्ग चारों तरफ से ये घिरा है इन देशों से, ठीक है। अब देखो एथनिक, ठीक है, देखो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक क्या होती है, एथिक क्या होती है, सॉरी, एथिक या एथनिक, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन क्या होती है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। किसी की लैंग्वेज भी सेम हो सकती है, पहनावा सेम हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि किसी की कास्ट सेम हो या किसी का रिलीजन सेम हो, वो ही एथनिक कंपोजिशन में आएंगे, वो ही सेम ग्रुप में डिवाइड हो गए, उनका ही सेम सोशल ग्रुप में हम उनको कैटेगराइज करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो उनकी शायद हो सकता है कि लैंग्वेज भी हो सकता है कि लैंग्वेज सेम हो इसलिए उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया हो, या हो सकता है कि उनका पहनावा एक जैसा इसलिए उन्होंने एक जैसा एक ग्रुप में आ गए हो वो। तो अलग अलग तरीके से ग्रुपिज्म, सोशल ग्रुप डिवाइड होते हैं। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डेसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ देयर फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ, ठीक है ना। तो दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटीज। देखो रिलीजन और नेशनैलिटी के बेस पे तो ठीक है, वो एक सोशल ग्रुप में डिवाइड हो ही जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे कि उनकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, हो सकता है कि उनका खाना पीना सेम हो सकता है कि उनका कल्चर सेम हो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज के बेस पे है। किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओवरऑल कंट्री की हम बात करते हैं। ये पूरी की पूरी कंट्री क्या है, ये पूरी की पूरी कंट्री है बेल्जियम। तो ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देख रहे हो, जो येलो वाला जो पार्ट है वो उसको बोलते हैं फ्लैमिश रीजन। ये चीज़ बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत आराम से पढ़ना है। पूरा का पूरा क्या है, बेल्जियम है। बेल्जियम को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक हो गया फ्लैमिश रीजन, ठीक है, और दूसरा हो गया वलून या फिर वलोनिया रीजन। तो फ्लैमिश रीजन में क्या है, ओवरऑल की बात करें बाकी सब भूल जाओ, तो फ्लैमिश रीजन में क्या है, 59% कौन है, डच स्पीकिंग पीपल है, यानी कि डच भाषाई लोग हैं, ठीक है। और वलून रीजन जो रेड वाला है उसमें क्या है, 40% क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गया 99%, ठीक है ना, 99%। बाकी 1% कौन है, जर्मनी स्पीकिंग पीपल है, जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। वो वलून एरिया में ही रहते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मन स्पीकिंग जो पीपल है वो कौन से एरिया में रहते हैं, वलून रीजन में रहते हैं। कहाँ पे, ईस्ट की तरफ, ईस्ट में है ना, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं ये लोग। तो अब आ जाते हैं, टोटल की मैंने बात कर ली है, दोबारा से करते हैं। बेल्जियम कंट्री है, ओवरऑल कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल कंट्री में 59 यानी कि 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% है जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो एक बार इन जर्मन वालों को एक बार नेग्लेक्ट कर दो, एक बार उनको धुंधला कर दो, हम सिर्फ डच और फ्रेंच भाषा के लोगों की बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फ्लैमिश ओवरऑल कंट्री में ज़्यादा क्या कौन है, मेजोरिटी वाले कौन है, मेजोरिटी में कौन है, डच भाषा वाले लोग हैं। कितने हैं, 59% हैं। कितने, 59% लोग हैं। इसका मतलब कौन है, मेजोरिटी में कौन हो गए, बहुसंख्यक कौन हो गए, बहुसंख्यक हो गए डच भाषा बोलने वाले लोग। मेजोरिटी किसको बोलते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। अब मैंने क्या कहा कि मान लो कि 1 करोड़ पूरी जनसंख्या है किसकी, बेल्जियम की। 1 करोड़ में 59 लाख कौन है, 1 करोड़ में 59 लाख हो गए आपके डच भाषा बोलने वाले लोग। तो अब क्या कहते हैं कि ये डच का है, डच क्या मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन हो गए, माइनॉरिटी में हो गए आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग।
ये समझ में आ गया आपको? आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल आपका एथिक कंपोजिशन हो गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कैपिटल की, राजधानी की हम बात करेंगे, ठीक है। राजधानी में क्या हो रहा है, राजधानी में क्या एथिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन है, ये भाषा बोलने वाले लोगों का बिल्कुल उल्टा है राजधानी के अंदर। जैसे अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करते तो ज़्यादा लोग कौन हैं, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, कम लोग कौन है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। वही अब इसकी कैपिटल में आ जाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बनता है, जीके का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि बताओ जी बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, तो ब्रुसेल्स है, ठीक है ना। तो ब्रुसेल जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। और जब हम कैपिटल की बात आती है तो कैपिटल में क्या है, 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा इस्तेमाल करते हैं और 20% लोग कौन है, डच भाषा बोलते हैं। हो गया ना उल्टा। अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करती हूँ, ओवरऑल कंट्री की बात करती हूँ तो मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में है आपके डच भाषा बोलने वाले लोग, है ना। और माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में है आपका फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। लेकिन उल्टा अगर हम बात करते हैं कैपिटल की यानी कि राजधानी की, तो राजधानी में इसका उल्टा है। राजधानी में क्या है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और डच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। और जब ये सिचुएशन हो जाए, अब देखो ये एथिक कंपोजिशन हो गया, ऐसी सिचुएशन आ जाए मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली बात, तो हो सकता है कि टेंशन क्रिएट हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट की कुछ सिचुएशन आ जाए। अब देखो कि जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, वो ये कहेंगे कि हमारी चलनी चाहिए क्योंकि हम जनसंख्या में ज़्यादा है। कुछ इस तरह की टेंशन क्रिएट हो सकती है ना। तो चलो पढ़ते हैं कि टेंशन हुई कि नहीं हुई, है ना, क्या हो सकता है। तो टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, टेंशन का मतलब क्या है कि कन्फ्लिक्ट की जो है स्थिति पैदा होना। टेंशन दिमाग वाली टेंशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, वो तो लेनी पड़ेगी आपको, थोड़ी बहुत बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, है ना। तो टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, कौन कौन सी कम्युनिटी होगी, एक डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच क्या आएगी, टेंशन होने वाली है, कन्फ्लिक्ट होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। देखो ड्यूरिंग 1950s और 1960 की बात करते हैं हम लोग। टेंशन अकड़, क्यों टेंशन, क्या टेंशन थी, क्यों कन्फ्लिक्ट होने वाला था, रीजन था कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। देखो पॉपुलेशन में ज्यादा कौन है, डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अमीर कौन है और पावरफुल कौन है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो डच भाषा बोलने वाले लोगों की ईगो हर्ट होगी कि नहीं होगी, कि भैया देश में सब हम ज़्यादा हैं और हम ही ज़्यादा टैक्स पे करें क्योंकि हम ज़्यादा हैं। लेकिन रिच कौन है, अमीर कौन है, ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। पावरफुल कौन है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इनको तो भाई वो ऐतराज़ तो होगा ना, किसको, डच भाषा बोलने वाले लोगों का। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गोट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, है ना। तो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे, रिच थे, और डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो क्या थे, मेजोरिटी में थे, लेकिन उनका डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ है। वो लोग जो मेजोरिटी में हैं उनको पावर बाद में मिल रही है, उनको अथॉरिटी बाद में मिल रही है, उनका डेवलपमेंट बाद में हो रहा है, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में हो रहा है, उनको एजुकेशन बाद में मिल रही है। सारी चीज़ें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के काफ़ी टाइम बाद मिली है। तो इस वजह से उनको एतराज़ होगा कि नहीं होगा, भाई हम लोग ज़्यादा हैं, हमें पहले डेवलप करो ना। तो ये पहले और बाद वाली बात आ गई, ठीक है। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यही डच लोग क्या है, मेजोरिटी में है, कहाँ पे है, पूरी कंट्री के अंदर, लेकिन कैपिटल के अंदर क्या है, यही क्या है, माइनॉरिटी में है ना। तो टेंशन हो गई, लेकिन प्रॉब्लम अब क्या है कि अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ये यहाँ पे टेंशन हो रही है कि डच जो ये डच वालों को क्या है, फ्रेंच भाषा वाले लोगों को खतरा हो सकता है डच भाषा बोलने वाले लोगों से। वहीं पे जब हम कैपिटल के लेवल पे बात करते हैं, जब हम राजधानी में जाते हैं तो क्या है, तो फ्रेंच भाषा वाले लोगों से खतरा हो सकता है, किसको, डच भाषा बोलने वाले लोगों को। कुछ मत करो, देखो मेजोरिटी से माइनॉरिटी को खतरा हो सकता है, क्यों, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब मेजोरिटी ओवरऑल कंट्री में किसकी है, डच की ज़्यादा है, तो ओवरऑल कंट्री की बात करें तो फ्रेंच भाषा बोलने वालों को हो सकता है कि कोई खतरा हो जाए, कन्फ्लिक्ट होने वाला है ना, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। क्या ये लड़ाई हुई थी, क्या कोई ऐसा कोई वॉर तो नहीं हो गया था। चलो देखते हैं कि जब ये टेंशन हो रही थी तो क्या क्या डिसीजंस लिए गए। अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम जो लीडर थे ना, बेल्जियन जो लीडर थे,
बहुत ही समझदार निकले। कैसे? बहुत तेज तर्रार निकले, ये बहुत दिमाग वाले इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने ना बहुत सही टाइम पे सिचुएशन को संभाले। इनको लगने लग गया था कि ये जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं इनको एतराज़ है भाई, इनकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई है जितनी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की हुई है, तो इनको तो एतराज़ होगा। ऐसा ना हो कि दोनों दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लड़ पड़े, और अगर लड़ाई हो गई, देखो लड़ाई का जो रिजल्ट है वो अच्छा तो नहीं होता है। नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? कंट्री को भुगतना पड़ता है, पूरे देश को, पूरे डेवलपमेंट पीछे चली जाती है, 100-150 साल पीछे चली जाती है। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। अगर वैसे बात करें तो हिंदू और मुस्लिम की भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन अगर इस लड़ाई में क्या है कि कहीं पे कुछ जल रहा है, कहीं पे किसी के घर जो है टूट रहे हैं, कहीं पे किसी का कुछ जलाया जा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, दोनों की अगर लड़ाई होगी तो नुकसान किसका हो रहा है? पीछे कौन जा रहा है? पूरा का पूरा देश पीछे जा रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू भी पीछे जा रहे हैं और मुस्लिम भी पीछे जा रहे हैं, तो आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे समझदारी किसने दिखाई है? यहाँ पे समझदारी दिखाई है। लेकिन देखो हमारा प्यारा भारत है कि कुछ भी कह लो, इतने तरह के लोग हैं, हम बहुत शांति में रहते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई हो रही है। ये एक गलत धारणा पोर्ट्रे की गई है कि हाँ इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लड़ते हैं। थोड़ी बहुत तो भाई घर में भी भाई बहनों की हो जाती है, तो हम भाई बहन है ना, हम क्यों लड़ेंगे? हम नहीं लड़ने वाले हैं। अंग्रेज़ लोग भी पता है क्या, 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, तो अंग्रेज़ लोगों की अभी भी हमारे देश पे नज़र थी। मैं बताती हूँ आपको, वो लोग ना ये कह के गए थे कि हम फिर से वापस आएंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि वो देश को इतने टुकड़ों में बांट गए थे कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि हम आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी क्या है, अभी भी टूटे हुए से हैं, एक दूसरे में भाईचारा नहीं है, यूनिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है ना। तो ये देश क्या टूट चुका है, तो हमारे आने के चांसेस फिर से हैं, तो हम फिर से आएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, इतने सारे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये वो है ना। उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, क्या ये लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? तो ये क्या है, अब उनका देखो कट गया उनका। सच में कैसे कटा कि देखो हम लोग अभी भी साथ में ही हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो। जैसे कि बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत ही समझदारी का काम किया, क्या डिसीजन लिए वो हम देखते हैं कि तो बेल्जियन लीडर्स रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। इन्होंने भांप लिया, ठीक है, जो बेल्जियम के लीडर्स हैं इन्होंने भांप लिया कि हमारे देश के अंदर रीजनल डिफरेंस भी है और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, और हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाए, हो सकता है कि टेंशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ये याद कर लेना कि बेल्जियम ने कब कितनी बार और कब जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, ठीक है ना। तो 1970 से और 1993 में, 1970 और 1993 में 4 बार क्या है अमेंड किया गया था, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट कर सके कि हर तरह के लोग एक दूसरे के साथ देश में मिल के रह सकें, इकट्ठे रह सकें, ठीक है ना। तो बेल्जियम मॉडल था क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ डच क्या था, 4 अमेंडमेंट किए गए, है ना। मैंने आपको क्या बताया, 1970 और 1993 के बीच, 1970 और 1993 के बीच 4 अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। वो 4 अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं। पहला अमेंडमेंट क्या था? पहला अमेंडमेंट था कि द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। देखो मान लो कि ये पूरी की पूरी कंट्री है, ठीक है, तो इस कंट्री में क्या सेंटर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी। अब दो हिस्सों में डिवाइडेड था ये, कौन कौन सा था, फ्लैमिश था और वलून था। तो इनकी ये क्या हो जाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। समझा रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एक 2 चीज़ें हो गई, और तीसरा क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आएगी, ठीक है ना। यानी कि लैंग्वेज के बेस पे एक मैं बताती हूँ स्पेशल गवर्नमेंट, जो किसी स्पेशल कानून को बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच मिनिस्टर्स थे वो क्या है, सेंटर में इक्वल रहेंगे। ये डिसाइड किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, कि जो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में
फ्रांस के मिनिस्टर भी, और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है वो भी, और डच भाषा बोलने वाले जो मिनिस्टर है वो भी सेम रहेंगे. द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली. कहने का मतलब क्या है, देखो पूरे ओवरऑल कंट्री में 59% कौन थे, डच थे ना, और 40% कौन थे, फ्रेंच थे. ये चीज़ हम इग्नोर की गई, ये चीज़ नेग्लेक्ट की गई, चाहे कोई भी हो मेजोरिटी में, चाहे कोई भी हो माइनॉरिटी में. लेकिन जो सरकार बनेगी ना वो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की बनेगी, कि डच वाले भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर आएंगे और फ्रेंच वाले भी. अगर 5 डच भाषा वाले हैं ना मिनिस्टर, तो 5 ही फ्रेंच भाषा वाले भी होंगे. ठीक है ना. ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम मेजोरिटी में तो तुम्हें कोई प्रिविलेज मिलेगा, कि अगर तुम मेजोरिटी में हो, यानी कि डच भाषा वाले अगर मेजोरिटी में है तो इनके मिनिस्टर 5 से 6 हो जाएंगे. ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दोनों ही ग्रुप्स के. ठीक है ना. और कुछ स्पेशल लॉ जैसे कि रिलीजन पे, जैसे कि धर्म पे कोई अगर वो लेना है, कोई डिसीजन लेना है, मान लो कि कोई डिसीजन लेना है, डच भाषा के लोगों के धर्म की बात आती है, तो उनको कोई अब क्या है कि ये डिसाइड किया जाने लग रहा है कि भाई इस धर्म में ये चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए. ठीक है ना. तो क्या है कि अब 100 मिनिस्टर है, ठीक है ना, 50 इनके और 50 इनके. कौन कौन से, डच और फ्रेंच. तो इनके धर्म में कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा है. कौन कर रहा है, सारे के सारे मिलकर सोचा है इन्होंने. लेकिन एक भी अगर डच वाले मिनिस्टर ने, एक मिनिस्टर ने भी अगर ये कह दिया कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कम्युनिटी. दो रीजन कौन कौन से थे, फ्लैमिश और रीजन थे. तो बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई. हमारे देश में भी तो ऐसा ना, कितनी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स की है ना. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा. कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ पावर्स उनके पास इंडिपेंडेंट होती है, वो आंसरेबल नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी कि वो उत्तरदायी नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए. उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर होगी. ठीक है. जिनका वो यूज़ कर सकते हैं, जिन पे वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. तो पहला क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है ना. इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, पहला क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. तो पहला अमेंडमेंट क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में. दूसरा क्या, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई. क्या दे दी गई, पावर दे दी गई. यानी कि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर होगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं होंगे. किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंसरेबल नहीं होंगे. थर्ड अमेंडमेंट आ जाते हैं. थर्ड अमेंडमेंट क्या है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स. देखा, ओवरऑल कंट्री लेवल पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई. क्या बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट. रीजन्स के बेस पे क्या बन गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई. स्टेट गवर्नमेंट बन गई. और अगर मैं किसकी बात करूं, कैपिटल की बात करूं, तो कैपिटल में अलग से गवर्नमेंट है. ठीक है. तो ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. तो क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और कैपिटल में भी जो गवर्नमेंट बनी है, राजधानी में भी जो सरकार बनी है, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मेजोरिटी में है और कौन माइनॉरिटी में है. ठीक है ना. तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो, सिर्फ लीडर्स का ही हाथ नहीं है, इन यहाँ के सिटीजन्स ने, यहाँ के लोगों ने भी बहुत समझदारी दिखाई है. कैसे दिखाई है, ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो गए. कैसे कि अगर डच भाई लोग हमें इक्वल मिनिस्टर्स ये राइट दे रहे हैं कि हमारे भी इक्वल मिनिस्टर्स हों, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कैपिटल में भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि डच भाषा के लोगों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे. ठीक है. मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई पंगा नहीं होगा. ठीक है. अब ये 3 चीज़ें हो गई. पहली चीज़ क्या थी, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट बनी. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट बनी, कैपिटल में भी एक गवर्नमेंट बनी, यानी कि राजधानी में. 3 तो अमेंडमेंट ये होगी. फोर्थ अमेंडमेंट क्या है, फोर्थ अमेंडमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट.
इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे किसी कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करना, जैसे कि डच, फ्रांस और जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। वो कहीं भी रह रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसी बना दी गई कि जो अपनी अपनी कम्युनिटी की सुनेंगे, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, चाहे वो डच स्पीकिंग पीपल है, चाहे वो जर्मन 1% लोग भी क्यों ना हो, वो कहीं भी रह रहे हो, अगर उनसे लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, कल्चर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो उनकी सुनी जाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखो मिलजुल के रह रहे हैं बेल्जियम के लोग, बहुत डेवलप कर गया बेल्जियम कंट्री, कोई वॉर नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ एक दूसरे के साथ, वो कन्फ्लिक्ट जो रिजोल्व क्या है होने से पहले ही रिजोल्व हो चुका है। कहाँ पे? बेल्जियम में। तो हुआ क्या कि शांति है, कहाँ पे? शांति है, कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि यूरोप की अलग अलग जो कंट्रीज है, उन्होंने मिलके एक क्या है, एक जो ग्रुप बना लिया जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चुना गया। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि बताओ जी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेल्जियम मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इतना सक्सेसफुल रहा कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में घोषित कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, कुछ भी कहीं से भी आपको डाउट आया हो तो। ठीक है, और सारे क्लास 10th के बच्चों को बोलूँगी कि एक दूसरे के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अभी अभी क्लास शुरू हुई है, तो हमारे बोर्ड के एग्जाम तक हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ रिवाइज करना है, वन शॉट वीडियो भी हम लेके आएंगे थोड़ी थोड़ी कि 10-10, 15-15 मिनट में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने अपने क्लासमेट्स को बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अब हम श्रीलंका मॉडल देखेंगे। क्या देखेंगे? श्रीलंकन मॉडल पे बात करेंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।